हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी की तरफ से जो जेआरएफ अमाउंट मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, कितनी मिलती है, उसका अमाउंट क्या है। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने के बहुत सारे फायदे हैं, इस पर अलग से भी वीडियोज है, आप वो देख सकते हैं। तो बहुत सारे लर्नर्स के ये क्वेरीज आती हैं कि मैम जेआरएफ कितना मिलता है हमको, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी जेआरएफ के बाद वो कितनी मिलेगी। बिकॉज ये चीज़ एक थोड़ा इंथुसिज्म क्रिएट करती है लर्नर्स में, जब वो जीआरएफ क्लियर करते हैं, दे आर एक्साइटिंग कि अच्छा जीआरएफ के बाद हमको एक गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप अमाउंट भी मिलेगा, है ना। तो वो कितना मिलेगा आज मैं डिटेल में आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जीआरएफ एंड एसआरएफ दोनों। और ये टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, पहले अभी 31,000 था, अभी वो हाइक हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इसके बारे में सारी चर्चा करते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए। और ये सारे कोर्सेज जून 2024 एंड दिसंबर 2024 के लिए अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर। स्पेशलाइजेशन मेरी इकोनॉमिक्स है और इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के कॉम्बो भी मिलते हैं। सिर्फ पेपर 2 इकोनॉमिक्स का कोर्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्काउंटेड रेट्स पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स या रिसर्च रिलेटेड गाइडेंस भी आपको एप्लीकेशन पर मिलती है। डिस्क्रिप्शन में मेरी बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक भी दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अब जो सबसे पहले जीआरएफ इनिशियल 2 years एंड एसआरएफ बचे हुए 3 years। बहुत सारे लर्नर्स पूछते हैं कि क्या हम जीआरएफ क्लियर करने के बाद हमको ये जीआरएफ अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, जीआरएफ का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। जब आपका पीएचडी में एडमिशन होता है, पीएचडी में एडमिशन होने के बाद आपका वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर होता है, आपकी हर यूनिवर्सिटी में एक नोडल ऑफिसर होता है, उसको आप अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाते हैं। कनेक्शन होता है पूरा यूजीसी का, जिसमें आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट, कंटिन्यूएशन, कंटिजेंसी लेटर होता है, एक एचआरए फॉर्म होता है, वो सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे आप सबमिट करवाते हैं ज्वाइनिंग लेटर के साथ, है ना। तो फिर वो वेबसाइट पर आपकी सारी डिटेल्स फिल करता है। फिर उसके बाद आपका बेनिफिशियरी कोड आता है। कैनरा बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना होता है। बेनिफिशियरी कोड आने के बाद आपका फेलोशिप अमाउंट आना शुरू हो जाता है। इसमें इस प्रोसेस को 3 महीने भी लग जाते हैं, 4 महीने भी लग जाते हैं। बट जिस डेट को आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाया उस डेट से ही आपको फेलोशिप आएगी, जब भी आएगी, चाहे 3 महीने बाद आए, बट उस डेट से कॉन्टिन्यूसली फिर सारी फेलोशिप आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, ये प्रोसेस इसका रहता है। तो इसमें अब क्या बच्चे पूछते हैं कि हमको 5 साल मिलती है। देखिए, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी पीएचडी कितने टाइम में खत्म हो जाती है। बहुत सारे लर्नर्स है पीएचडी 3 साल में खत्म हो जाती है, तो उसमें 2 साल फिर आपका जीआरएफ रहेगा और 1 साल आपको एसआरएफ मिलेगा, है ना। तो जिनकी मतलब मैक्सिमम इसके 5 साल होते हैं। अगर मान लो आपको 5 ईयर्स से ज़्यादा लग जाते हैं अपनी पीएचडी में, तो फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 5 ईयर्स। ठीक है, तो जेआरएफ का अमाउंट अभी कुछ टाइम पहले 31,000 था। ठीक है, अभी प्रेजेंटली ये 37,000 हो चुका है अमाउंट। ठीक है, यही नहीं है, अभी यही नहीं है, आगे अभी सुनते जाइए, बहुत सारी चीज़ें। 37,000 ये अमाउंट आपका भी चल रहा है। ठीक है, इसमें फिर क्या है, इसमें आपको एचआरए मिलता है। अब एचआरए भी पहले से बढ़ा हुआ है। इसकी पहले ना 3 स्लैब्स होती थी, 8, 16 और 24%। अब ये बढ़ चुकी है, 9, 18 एंड 27 हो चुकी है। लेट्स सी, 9, 18 एंड 27% ये स्लैब्स हो चुकी हैं अभी एचआरए की। ठीक है, तो अब दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो। जैसे अगर आप दिल्ली वाली साइड में जाएंगे तो वहाँ पर ये स्लैब 27% नॉर्मली होगी। ठीक है, तो कई यूनिवर्सिटीज़ में डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, तो वो स्लैब आपकी ज़्यादा होगी। फिर जो थोड़े से इलाके अंडर डेवलप्ड हैं या ज़्यादा डेवलप नहीं है, जहाँ महंगाई ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे स्लैब फिर मिनिमम होगी। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादातर जगहों में जो मैंने देखा है ये स्लैब 18% होती है। ठीक है, तो ये चीज़ अब आप इसका कर लो। जैसे आपकी फेलोशिप जो है वो 37,000 है, तो मैं बीच वाला लेके चलती हूँ, मैं 18% वाली स्लैब लेके चलती हूँ। ठीक है, तो 18% वाली स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कुछ 6,000 समथिंग बन रहा है ना। हाँ, 6,000 समथिंग, मतलब ये आपका अमाउंट बन रहा है इस स्लैब के अकॉर्डिंग। फाइन, तो ये मैं इसका अबाउट नियर बाय मैं एवरेज सा अमाउंट कर लेती हूँ एट 7,000।
ठीक है, यही नहीं, अभी इसके बाद आपकी कंटिजेंसी होती है साल की 20,000 के अबाउट होती है। 3 महीने में कंटिजेंसी एक बार आपको आती है। आप फील्ड वर्क कर रहे हो, कोई आपके खर्चे आ रहे हैं, कोई पेन पेपर वर्क काफ़ी यूज़ हो रहा है, प्रिंटिंग, टाइपिंग, फोटोस्टेट, बुक्स का खर्चा है ना, कुछ फील्ड वर्क जो अब आप फील्ड सर्वे करते हो उसमें कुछ तरह के खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे होते हैं ना, जो उनके आप बिल जो होते हैं, उनके बिल नोडल ऑफिसर को जमा करवाते हैं 3 महीने में एक बार। ठीक है, वो जब आपका वो बन जाता है ना, अकाउंट बन जाता है कैनरा पोर्टल पर, कैनरा स्कॉलर पोर्टल पर, तो वहाँ पे पेमेंट शेड्यूल सारा मिल जाता है कि आपको किस महीने में कंटिजेंसी मिलेगी। तो उसी महीने में आपको वो सर्टिफिकेट्स जो आपके बिल होते हैं, बिल एंड सर्टिफिकेट दोनों अटैच करके नोडल ऑफिसर को देने होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें, अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी होता है, कई चीज़ें के बिल नहीं एक्सेप्ट होते, कई चीज़ों के बिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कई सोचते हैं कि हमको सारे जितनी अमाउंट है सबके बिल दिखाने होते हैं। नहीं भाई, ये जो अमाउंट है इसका आपको कोई बिल नहीं दिखाना, इसको आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए खर्च कर सकते हैं। आप पीएचडी करने जा रहे हैं, आपके कुछ खाने पीने के खर्चे हैं, कुछ ट्रैवल के खर्चे होते हैं, कुछ आप फैमिली को देते हो, है ना, वो सब खर्चे आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपके पर्सनल है, इसमें कोई आपको बिल नहीं दिखाना। ठीक है, अपनी फीस पे करोगे, वो सब चीज़ें आप यहाँ से निकालोगे। जो कंटिजेंसी की अमाउंट आपको मिलती है, आपको बिल सिर्फ उसके दिखाने होते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो वो 3 महीने में एक बार, मतलब 3 महीने में आपका एक बार 5,000 अबाउट वो कंटिजेंसी होता है, 3 महीने में एक बार। ठीक है, तो वो पर मंथ का मैं 1600 के नियर बाय लगा लेती हूँ पर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एवरेज सा। तो अब थोड़ा अब एवरेज करके देखो आपका पर मंथ कितना पड़ा, फिर 37,000 ये हो गया, मतलब आपका 45 to 46,000 आराम से ये जाएगा। 46,000 के अबाउट आपका ये अमाउंट बनेगा। ठीक है, मंथली जीआरएफ के। सेटिस्फाइड हो आई होप आप सब इससे। अब जब आपका एसआरएफ होता है, जब इसकी अपग्रेडेशन होती है, तो मैं आपको इसका भी थोड़ा प्रोसेस समझा देती हूँ। ये एसआरएफ की अमाउंट वैसे होती है 42,000। ठीक है, तो इसमें ये स्लैब्स ऐसे ही रहती हैं। अब जब आप 42,000 का 18% करोगे ना, तो वो ज़्यादा बन जाएगा। 42,000 का जब आप 18% करोगे तो वो आपका 7,560 रुपीज़ बनेंगे, मतलब 7,500 के नियर बाय ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाली स्लैब की बात कर रही हूँ। अगर तो दिल्ली वाली साइड से कर रहे हो फिर ये स्लैब चलेगी तो और ज़्यादा होगी। तो ये आपका नियर बाय 50 to 55,000 के बीच में एसआरएफ मिलेगा आपको मंथली। ठीक है, तो अब ये जब आपका जीआरएफ 2 साल जैसे आपको हो गए पीएचडी करने में, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहले 2 सालों में ना थोड़ा बहुत एक आधा पेपर लिख लीजिए या कोई एक आधा कॉन्फ्रेंस वगैरह ज़रूर अटेंड कर लीजिए। दिस इज़ नीड, बिकॉज क्या होगा कि जब जीआरएफ के बाद एक एक्सटर्नल आता है, एक तो जो आपका एडवाइज़र है, जो आपकी डिपार्टमेंट का हेड है, जो आपकी कमेटी है ना, वो तो बैठेगी, साथ में एक एक्सटर्नल आता है जो जीआरएफ से एसआरएफ अपग्रेडेशन करवाने में उसका बहुत रोल होता है। ठीक है, तो अगर आपके हाथ में कुछ दिखाने के लिए उसको हो कि भाई देखो मैंने 2 साल में ये काम किया है, मैंने ये पेपर लिखा है, कॉन्फ्रेंसेस लगाई हैं, या ये चीज़ मैंने की है, तो थोड़े डॉक्यूमेंट अगर 1-2 आप उसको दिखा दोगे अपने काम के कि क्या काम आपने इन 2 सालों में किया है बेसिकली। ठीक है, वो आपसे पूछता भी है इसके बारे में, 1-2 चीज़ें अगर आप दिखा भी दोगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ईजिली आपका जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस रहता है जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन का। बाकी कोई इसमें खास दिक्कत ऐसी आती नहीं है, एक्सटर्नल अच्छा हो बस आपका यही है कि आपको अपनी तरफ से अपने 2 सालों में ऐसा वर्क करना है कि आप उसको कल को दिखा सको कि ये मैंने 2 सालों में किया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट। तो फटाफट से अपना जीआरएफ क्लियर कीजिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ अगर आपका एज लिमिट है तो आप सोचिए ना कि नेट का भी कोई एग्जाम होता है, जस्ट थिंक अबाउट कि जीआरएफ ईयर मुझे सिर्फ वही क्लियर करना है, आपका टारगेट सिर्फ जीआरएफ पर होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू।